हेलो फ्यूचर डॉक्टर, स्वागत है आप सबका टेस्ला क्लासेस में, जहां पे हम अपने नीट फिजिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज में अपने चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के क्वेश्चन नंबर 31 पे पहुंच चुके हैं। तो आज अपने इस छोटे से सेशन में हम ये वाले 5 क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। जी हाँ, इस सीरीज में हम सारे PYQs को चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज और ईयर वाइज कवर करते जा रहे हैं। ये आपको पता ही होगा। आई होप आप सबने क्वेश्चन नंबर 30 तक 30 क्वेश्चन नहीं बल्कि 30 कंसेप्ट रिवाइज कर लिए हैं। तो चलिए फिर विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31, क्योंकि भैया PYQs की इंपॉर्टेंस आपको पता है कितनी ज्यादा है अगर नीट क्वालिफाई करना है तो। और ये वाले क्वेश्चंस इक्वली इंपॉर्टेंस रखते हैं JEE मेंस की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए भी। जी हाँ, कोई लेवल का बहुत ज्यादा फर्क नहीं है भैया, ये मान के चलिए आप। तो चलिए फिर क्वेश्चन पढ़िएगा ध्यान से, पोज कीजिए, सॉल्यूशन सोचिए, आंसर मैच कीजिए। हो जाए तो वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल पड़ना, अदरवाइज सॉल्यूशन मेरा समझ लेना। क्लियर? लेकिन अगर हो जाए फिर मत देखना, आगे स्किप करके निकल जाना क्वेश्चन नंबर 32 पे, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं टाइम बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। आई होप ऑडियो वीडियो इज गोइंग गुड। चलिए भैया, क्वेश्चन क्या बोलता है? एक सेमी सर्कुलर आर्क है, सेमी सर्कुलर, ठीक है, ऐसे मान लेते हैं कि ये लो आधा सर्कल, ठीक है सर। इस सेमी सर्कुलर आर्क का रेडियस है a, ठीक है, यानी ये डिस्टेंस सेंटर से a है, ये डिस्टेंस a है, ये a है, ये a है, ये a है भैया। एंड यूनिफॉर्मली चार्ज है एंड द चार्ज पर यूनिट लेंथ इज लैम्डा। लैम्डा क्या है? इसकी चार्ज डेंसिटी। हाँ ठीक है। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ दिस आर्क इज, हमें इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। सर अगर ये रिंग पूरी होती तो सेंटर पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती? 0। हाँ, क्योंकि जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाला पोर्शन यहां प्रोड्यूस करता है इस तरफ, उतनी यहां वाला पोर्शन इस तरफ ऐसे प्रोड्यूस करता, तो कैंसिल आउट। इसी तरह ये वाला यहां पे, ये वाला यहां पे इक्वली कैंसिल आउट कर देते। तो अब कैसे निकालें सर? अब सुनो भैया, इसकी टोटल चार्ज डेंसिटी कितनी है? लैम्डा। क्लियर? तो चार्ज कितना है इस पे? सर चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ। सर चार्ज पर यूनिट में लेंथ इसकी कितनी है? पाई आर, पाई इंटू में ए, और ये लैम्डा के बराबर, यानी सर चार्ज है इस पे पाई ए लैम्डा। तो सर सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दो, कितनी हुई? के क्यू बाई में आर स्क्वायर। के क्यू का काम ये करेगा, बाई में आर स्क्वायर यानी डिस्टेंस ए का स्क्वायर। ये हो गई सर। अब एक घोंचू नहीं, क्यों नहीं सर? क्योंकि ये तब लागू होगा के क्यू बाई आर स्क्वायर जब आपका चार्ज पॉइंट चार्ज है। हाँ, एक ही पॉइंट पे वो सारे का सारा चार्ज, तब ये फार्मूला आप लगा सकते हैं। अब ये चार्ज तो फैला हुआ है ना पूरे पे। हाँ सर ये तो है, तो इसका मतलब ये फार्मूला यूज नहीं कर सकते। अच्छा, तो क्या करेंगे सर फिर? चलो सोचते हैं भैया दूसरा तरीका। तो समझ में आया गलती क्या होती है और वो नहीं करनी। कूलम जरा के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, जिससे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला आया किसी डिस्टेंस r पे के क्यू बाई आर स्क्वायर। ये दोनों ही फार्मूले पॉइंट चार्जेस के लिए एप्लीकेबल हैं। अच्छा सर, तो फिर अब क्या करोगे आप? तो सुनो भैया, बिल्कुल आसान है। हम क्या करेंगे इस 2000 में पूछे गए क्वेश्चन के लिए? वैसे तो आप डायरेक्टली याद कर लेना जो भी आंसर अपना आएगा, क्योंकि यार सेमी सर्कल का डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए, है ना। आगे चल के मैग्नेटिक फील्ड भी निकालेंगे, एक करंट कैरिंग सेमी सर्कुलर वायर में जो करंट है उसके कारण। तो ये फार्मूला आपको डायरेक्ट ऑन टिप्स होने चाहिए अगर टाइम बचाना है तो, ठीक है। तो वो तो जो रिजल्ट आएगा देख लेना क्या आएगा चारों में से, अभी नहीं बता रहा मैं, सोल्व करेंगे अभी। क्लियर? अब वो निकालना भी आना चाहिए। तो सुनो, हम उसके लिए क्या करते हैं कि कोई भी छोटा सा इसका एक पोर्शन मान लेते हैं जिसको कि पॉइंट चार्ज माना जा सके। क्लियर? हाँ ये तो है सर। तो मैं यहां से थीटा एंगल पे, ये सेंट्रल लाइन है, और यहां से थीटा एंगल पे, ठीक है सर, एक थोड़ा सा स्मॉल एलिमेंट मान लेता हूं डी थीटा। ये डी थीटा एंगल का स्मॉल एलिमेंट यहां पे मान लेता हूं, ये स्मॉल एंगल होगी डी थीटा अपने पास, ठीक है। हाँ, और ये थोड़ी सी लेंथ है अपने पास डी एक्स। कितनी है थोड़ी सी लेंथ? डी एक्स। क्या क्लियर है? और ये इतनी छोटी है लेंथ कि इसको मैं पॉइंट चार्ज मान सकता हूं, इस इतने में जो चार्ज है। हाँ, तो उसके कारण यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड
क्या इस तरफ होगी? बिल्कुल होगी सर। यस और नो? बिल्कुल। अब तो इसके स्मॉल लेंथ dx में कितना चार्ज है सर? लैम्डा इज इक्वल टू, तो स्मॉल लेंथ में स्मॉल ही चार्ज होगा, स्मॉल चार्ज dq बाय में dx, तो स्मॉल चार्ज dq विल बी इक्वल टू लैम्डा dx। यस और नो? हाँ सर। क्लियर? तो ये थोड़ा सा चार्ज इस पे इतना है, तो बताओ इस थोड़े से के कारण यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? चार्ज थोड़ा सा है, एलिमेंट छोटा सा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी छोटी सी होगी भाई। हाँ, डी क्यू चार्ज यहां पे, तो उसके कारण यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी डी ई होगी। तो मैं इस थोड़े से के कारण निकाल के पूरे के लिए इंटीग्रेट करा दूंगा, तो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। सुनो अब कैसे। डीई, क्या ये अब स्मॉल एलिमेंट क्या पॉइंट चार्ज है? हाँ, तो इसके लिए के क्यू बाई आर स्क्वायर लगा सकता हूं। बिल्कुल। तो के यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू कितना है? ये छोटा सा लैम्डा डीएक्स, हाँ, बाई में आर स्क्वायर, आर कितना? रेडियस, डिस्टेंस, इस पॉइंट की सेंटर की डिस्टेंस यहां से ए, तो डिस्टेंस का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर। क्या इतना आया समझ में? बिल्कुल आया सर। लेकिन एक बात बताओ, क्या इस एलिमेंट के लिए जब निकालूंगा तो उसके लिए थीटा अलग नहीं है? हाँ, इस एलिमेंट के लिए थीटा और ज्यादा है। बिल्कुल। तो मुझे इसको थीटा की टर्म्स में लिखना पड़ेगा, ताकि मैं उसको फिर यहां से लेके यहां तक के एंगल के लिए इंटीग्रेट कर दूं और मेरे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाए। भैया देखो टाइम लग रहा है ना सॉल्व करने में, मैं 15 सेकंड में करवा देता आपको ये, लेकिन अपने को कंसेप्ट समझना है। ओके? और जिसको डायरेक्ट रिजल्ट जानना है वो स्किप करके लास्ट पे चले जाओ। लेकिन अपना मकसद यहां पे क्या है? फिजिक्स सीखना, रिवाइज करना, समझना, क्योंकि जरूरी नहीं है ये अब की बार तो इसके लिए आप रट लोगे इतना है, अगली बार यहां से यहां तक के लिए दे देगा तो क्या करोगे? हाँ, फिर कैसे निकालोगे? प्रोसेस पता होनी चाहिए। क्लियर है? चलो फिर, तो अब यहां पे किसी न किसी तरह थीटा भी डालना है भाई। तो मुझे एक बात बताओ, इस ट्रायंगल में कौन सी ट्रायंगल में? कोई भी ले लो यार, ये वाली ले लो, ये वाली ले लो। इस ट्रायंगल में क्या थीटा इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस होता है? सर थीटा यहां नहीं लिखेंगे भाई सर, थीटा इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस, आर्क बाई में रेडियस। बिल्कुल होता है सर। आर्क कितना है? dx, तो dx बाई में रेडियस कितना? a, दैट इज इक्वल टू डी थीटा। स्मॉल एंगल डी थीटा है ना, इसके लिए मैं इसके लिए बोल रहा हूं आपको। हाँ, तो ये डी थीटा के बराबर, तो मैं dx को क्या a डी थीटा लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हो सर, है ना? dx को a डी थीटा लिख सकते हो। अच्छा, अब मुझे एक बात और बताओ, छोटी सी बात बताना जरा। तो ये अगर मैं dx को a डी थीटा लिख दूं यहां पे, तो देखो एक बार ध्यान से, क्या इसके कारण स्मॉल एलिमेंट के कारण यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है? बिल्कुल। इसी तरह यहां पे जो स्मॉल एलिमेंट होगा उसके कारण यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आएगी। हाँ, तो ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट इस तरफ, एक कंपोनेंट इस तरफ, इस वाली इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट इस तरफ और एक कंपोनेंट इस तरफ, तो क्या दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड के ये वाले कंपोनेंट कैंसिल कर देंगे? हाँ, इनको तो रिजोल्व कर ही लिया, इनका अब कोई काम नहीं, तो ये वाले कंपोनेंट कैंसिल कर देंगे, ये वाले बचे ना सिर्फ। हाँ, इसी तरह यहां वाले एलिमेंट का कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, यहां वाले एलिमेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, उनका दोनों का ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल आउट और ये वाले ऐड अप। यस और नो? बिल्कुल। यानी सर अब अगर यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड डी ई थी, ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी यहां पे थीटा बनेगा। बिल्कुल। तो ये डी ई कोस थीटा, हाँ, और ये डी ई साइन थीटा, तो क्या डी ई साइन थीटा तो कैंसिल हो जाएंगे सारे के सारे, और सारे के सारे डी ई कोस थीटा का सम कर दूं तो क्या सारे एलिमेंट्स के कारण नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी यहां पे? हाँ, तो ई नेट विल बी इक्वल टू सम ऑफ ऑल द डी ई कोस थीटास। यस और नो? बिल्कुल सर। तो फिर यहां से यानी E अपने पास आया, सम यानी इंटीग्रेशन भैया किसका? डी ई कोस थीटा का। तो अब देखो इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में करेंगे सोल्व इसको। अब डी ई कितना है? के लैम्डा डी एक्स बाई ए स्क्वायर, के लैम्डा डी एक्स बाई में ए स्क्वायर, और यहां पे कोस थीटा है। तो आप किसको इंटीग्रेट करेंगे? एक्स के रिस्पेक्ट में, कोई टर्म ही नहीं है आपके पास, और थीटा वेरिएबल है तो इसको तो कर नहीं सकते इंटीग्रेट, तो हम dx को हटा के यहां पे क्या रख सकते हैं? dx को हटा के a d थीटा रख सकते हैं। आई बात समझ में? तो मैं dx की बजाय इंटीग्रेशन k लैम्डा बाई में a स्क्वायर, k क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लास्ट में लिख देंगे, और dx को क्या लिख लूं? a d थीटा, और कोस थीटा ऐसे का ऐसा।
ए से ए का स्क्वायर कैंसल। अब ई विल बी इक्वल टू, क्या इंटीग्रेशन से बाहर लिख लूं के, क्योंकि कांस्टेंट है। हाँ, क्या लैम्डा को भी बाहर लिख लूं, बिल्कुल। क्या ए भी कांस्टेंट है, रेडियस, बिल्कुल। तो कोस थीटा बच गया अंदर, कोस थीटा का इंटीग्रेशन थीटा के रिस्पेक्ट में। और लिमिट देखो, ये थीटा यहां से लिया था, ये एंगल थीटा है, तो यहां से ये कितना है 90 डिग्री, 90 डिग्री। तो यहां से उल्टा चले तो -90, यहां से इस तरफ चले तो +90, यानी लिमिट ले लो -π/2 से लेके +π/2। क्या बात आई समझ में? तो कोस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा। अच्छा भाई, और लिमिट कहां से कहां, π/2 माइनस से लेके प्लस के π/2 तक। यस और नो? अरे -π/2 से लेके +π/2 तक। क्लियर? अब +π/2 पुट करो, माइनस में थीटा की जगह -π/2 पुट करो। सो ई विल बी इक्वल टू के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा ऐसे का ऐसा, साइन थीटा 9π/2, साइन π/2 माइनस में साइन -π/2। समझ में आई बात? साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो माइनस बाहर आके माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, और अपने पास यहाँ पे साइन 91 प्लस में साइन 91 2 बन जाएगा। ये पूरा 2 बन जाएगा। तो 2 इस 4 को 2 पे काट देगा, तो आंसर आया लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ए भी था नीचे, तो ए ऐसे का ऐसा, लैम्डा बाई में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, लैम्डा बाई में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, यानी ए इज द राइट ऑप्शन। कौन सा राइट हो गया? ए इज द राइट ऑप्शन। क्या समझ में आया? टाइम लगा होगा प्यारे बच्चों, बट क्या पूरी प्रोसेस समझ में आई? वो अगली बार आपको क्या देगा कि ये एक लाइन ड्रॉ कर देगा यहां पे, और बोलेगा कि यहां से यहां तक की रिंग है, जहां पे कि ये वाला एंगल 30 डिग्री है, π/6 है। तो आप क्या करोगे? -π/2 से लेके +π/6 तक की लिमिट ले लोगे। समझ में आई बात? बाकी सेम है मामला, ऐसे करना होता है। क्या क्लियर है ये चीज? कर दोगे ना इस तरह से? चले आगे। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ द डे, क्वेश्चन नंबर 32। मणिपुर मेडिकल में 2023 में पूछा गया, एनसीईआरटी पेज नंबर 22 पे जो थ्योरी दे रखी है एनसीईआरटी में, वो अगर अच्छे से आती है तो इस क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर पाओगे आप। चलिए क्या बोलता है, यानी एनसीईआरटी के रिगार्डिंग हम तैयारी कर रहे हैं अच्छे से। अकॉर्डिंग टू गोज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस डिपेंड्स ऑन। ये क्लोज्ड सरफेस है भैया, ये क्लोज्ड सरफेस है, और ये भी एक क्लोज्ड सरफेस है। हाँ, इसके अंदर +10 कूलाम रख दो, इसके अंदर भी +10 कूलाम रख देना, ठीक है? तो जितनी लाइंस इस 10 कूलाम में से निकलेंगी, क्या उतनी लाइंस इस 10 कूलाम में से निकलेंगी? हाँ भाई, यस और नो? हाँ, तो फ्लक्स क्या होता है? एक सरफेस में से कितनी लाइंस पार कर रही हैं, या तो निकल रही हैं या फिर एंटर कर रही हैं, नेट नंबर ऑफ लाइंस। हाँ, तो देखो अब, तो द शेप ऑफ, अब वो फ्लक्स है ना, फ्लक्स क्या होता है आपका? क्यू एनक्लोज्ड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, यानी ये तो कांस्टेंट है। फ्लक्स आपका डिपेंड करता है एनक्लोज्ड, बंद चार्ज पे, सरफेस के अंदर चार्ज है कितना। हाँ, सरफेस के शेप साइज में डिपेंड नहीं करता, क्योंकि यहां पे अगर साइज अलग अलग भी है तो भी देखो सेम नंबर ऑफ लाइन सरफेस में से निकल रही हैं, तो फ्लक्स दोनों का बराबर है भाई। क्लियर? हाँ, तो देखो किस पे डिपेंड करता है? शेप ऑफ द सरफेस ना सर, अभी साबित कर लिया हमने। वॉल्यूम एनक्लोज्ड बाय द सरफेस ना, वॉल्यूम दोनों के अलग अलग है, उस पर थोड़ी ना डिपेंड करेगा। एरिया ऑफ द सरफेस ना सर। क्वांटिटी ऑफ द चार्जेस एनक्लोज्ड, बिल्कुल, यही तो गोज लॉ है, चार्ज एनक्लोज्ड कितना उस पर डिपेंड करेगा। समझ में आई मेरी बात? अब एक बात का और ध्यान रखना है, Q phi is equal to Q enclosed by में epsilon naught is equal to closed surface integral of इलेक्ट्रिक फील्ड E डॉट ds के बराबर होता है ना। हाँ, यहां पे जो चार्ज है वो सिर्फ वो है जो सरफेस के अंदर है। यहां पे अगर 2 कूलाम रखा है ना, तो वो नहीं लेना आपको, यहां पे सिर्फ ये लेना है। लेकिन यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, सरफेस के अंदर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी पॉइंट पे, वो इस चार्ज और इस चार्ज दोनों पे डिपेंड करेगी। समझ में आई बात? इलेक्ट्रिक फील्ड हियर इन दिस फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन चार्ज आउटसाइड सरफेस एज वेल एज चार्ज इनसाइड सरफेस। ये एक नई बात है, ध्यान रखना। इसके बेस पे अभी क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन उस पर चलने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन।
प्यारे बच्चों, आप अपने कोचिंग में या फिर स्कूल में या फिर सेल्फ स्टडी में जो भी चैप्टर पढ़ रहे हैं उसके पीवाईक्यूज आप साथ ही साथ कर रहे हैं। अब प्रॉब्लम क्या आती है कि जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो तो बोर्ड्स की तैयारी आपकी पीछे छूट जाती है, क्योंकि बोर्ड्स में पूछता है सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो लिखने होते हैं लेंथी वाले आपको, और जो आपके एमसीक्यू आते हैं वो कॉम्पिटिटिव बेस्ड आते हैं, यानी थ्योरी टाइप, ना कि न्यूमेरिकल टाइप जैसे नीट या फिर जेडब्ल्यू में पूछता है। तो वो तैयारी जो बोर्ड्स की है थोड़ी सी हटके है। तो हमने क्या किया है, टेस्ला क्लासेस नाम की ऐप पे आपके लिए हर चैप्टर का अलग अलग कोर्स डिजाइन कर दिया है मिनिमल से प्राइस पे। इस पे भी 20% ऑफ चल रहा है। वहां पे जाके ऐप डाउनलोड करोगे, पूछ लेना सर, चैट फॉर्म में जाके लिख देना सर ऑफ कैसे मिलेगा। बता देता हूं, टेस्ला 12 नाम से, अगर ये कोड एक्टिव होगा उस टाइम पे जब आप इंस्टॉल करोगे, जब भी ये वीडियो देख रहे होगे, टेस्ला 12 नाम से अगर प्रोमो कोड डालोगे तो 20% ऑफ वैसे ही मिल जाएगा। ना मिले तो मुझे मैसेज कर देना, ये कॉन्टैक्ट नंबर है। अब उन चैप्टर्स में आपको एनसीईआरटी को बेसिस मानते हुए इस तरह से तैयारी करवा रखी है कि ना तो कोई नीट का क्वेश्चन छूटेगा, ना जेईई मेंस का, और ना ही आपके बोर्ड्स का। लेकिन वहां पे ना जो क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंने हर टॉपिक के साथ करवा रखी है वो सिर्फ बोर्ड्स के क्वेश्चंस की है, ना कि जेईई या फिर नीट के। इतना ध्यान रखना प्यारे बच्चों, यानी वो चैप्टर्स का फोकस आपके बोर्ड के मार्क्स बढ़ाने पे है, और नीट और जेईई के लिए आपकी नॉलेज को टिप टॉप कर देंगे वो। क्यों? क्योंकि पूरी एनसीईआरटी का जबरदस्त निचोड़ मैंने वहां पे कर दिया है। डेमो लेक्चर देखिए अभी ऐप इंस्टॉल करके, मजा आ जाएगा, इतनी मेरी गारंटी है। ये सब आपको मिलेगा, और पिछले 20 सालों के हर चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी वहां पे आपको सोल्ड मिलेंगे। चलिए, फिर कोई भी डाउट है यहां व्हाट्सएप कीजिए या कॉल कीजिए, चलता रहेगा। लेकिन मेन चीज है आप अपने पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस मत छोड़िए। चले आगे, चलिए भैया, क्वेश्चन क्या बोलता है, ए चार्ज क्यू माइक्रो कूलम इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ ए क्यूब। एक क्यूब है भैया, इस तरह से एक क्यूब है भैया, इसके सेंटर पे ना, इसके बिल्कुल सेंटर पे अंदर आपका रूम है ना, हाँ ये क्यूब की तरह है, बिल्कुल क्यूब ही है, क्या तरह है, हर साइड अगर सेम है तो उसके सेंटर पे चार्ज रख दिया। अच्छा, तो बताना है किसी भी एनी वन ऑफ फेस पे फ्लक्स कितना आएगा। सर फ्लक्स हमें पता है इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट होता है। हाँ, अब ये तो 6 के 6 सरफेस से निकलेगा टोटल इतना फ्लक्स, इतनी लाइंस 6 के 6 साइड से निकलेंगी, ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे, 6 साइड है ना क्यूब की। हाँ, तो एक साइड से कितना निकलेगा, 6वां हिस्सा, यानी दिस मच। यस और नो, भाई में 6 कर दो। अब चार्ज एनक्लोज कितना है, क्यू माइक्रो कूलम, इसको कूलम में चेंज करो, इनटू में 10⁻⁻6 लिख के और बाई में 6 एप्सिलॉन नॉट लिख दो। देखो ऑप्शंस में कहां पे है, Q/6 एप्सिलॉन नॉट 10⁻⁻3, हाँ 10⁻⁻6, यानी बी इज द राइट ऑप्शन। अरे माइक्रो में कितने होते हैं, 10⁻6 होते हैं भाई, मिली में होते हैं यार 10⁻3। अगर स्मॉल m यहां पे होता इसकी जगह तो फिर 10⁻3 आंसर ठीक होता। समझ में आई मेरी बात? चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। देखिएगा ध्यान से, इस कंसेप्ट के बारे में अभी आपको कुछ बता के हटाऊं, ये डब्बे से ये मानना ही मत की कुछ है। ये लिखा है ऐसे E.ds इक्वल टू 0, ठीक है। सो इफ E.ds इक्वल टू 0 ओवर ए सरफेस, द नंबर ऑफ, अब 4 ऑप्शन दे रखे भाई, 2023 का एक क्वेश्चन है, पेज नंबर 29 एंड 30 ऑफ योर एनसीईआरटी से उठाया गया, वहां से यानी वहां से बनाया गया है। द नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस एंटरिंग द सरफेस मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस लिविंग इट। अब सुनो, ये आपका सरफेस है, मान लिया ये हो गया, ठीक है, और यहां पे चार्ज रखा है 4 कूलम का, ठीक है, ओके। अब जरूरी अंदर, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, यहां पे हो सकता है कि लाइंस, जरूरी नहीं चार्ज अंदर हो, यहां पे चार्ज -4 कूलम यहां पे हो, तो जितनी लाइंस इसके कारण एंटर करेंगी उतनी ही लाइंस इसके कारण क्या करेंगी, एग्जिट करेंगी भाई सरफेस को। तो क्या इसके थ्रू फ्लक्स 0 हो जाएगा? हाँ, क्या E.ds इस कंडीशन में 0 हो जाएगा? बिल्कुल। तो भैया बिल्कुल सही है, लेकिन इसका ना मस्ट वर्ड जो है, मस्ट बी, ये जरूरी थोड़े ना यार, स्किल नंबर ऑफ लाइंस इक्वल टू लिविंग एंड नंबर ऑफ लाइंस एंटरिंग इक्वल हो। लेकिन एक बात बताओ, जब चार्ज ही ना हो कहीं पे आसपास, इसके आसपास कहीं चार्ज ही नहीं है, ना अंदर ना बाहर, तो भी तो 0 हो सकता है, लेकिन उस केस में तो E ही 0 हो गया, छोड़ो, ठीक है। तो यानी ये पॉइंट सही है,
ठीक है, द नंबर ऑफ लाइंस एंटरिंग एज वेल एज एग्जिटिंग अगर इक्वल हैं तो फिर फ्लक्स जीरो होगा ही, बिल्कुल सही बात है। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस इज कांस्टेंट। एक बात बताओ, अगर एक चार्ज यहां रखा है और एक चार्ज यहां रखा है, क्या सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे सेम होगी? ना, यहां की दूरी अलग है, यहां से यहां की दूरी अलग है, यहां की दूरी अलग है, तो हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगी भाई, सेम नहीं होगी मेरे भाई। ऑल द चार्जेस मस्ट नेसेसरीली बी इनसाइड द सरफेस। ना, अंदर होने जरूरी नहीं है। अगर ये सरफेस है और यहां चार्ज रखा है तो फ्लक्स ऐसे जाएगा, लाइंस एंटर करेगी एग्जिट करेगी, जितनी एंटर की उतनी एग्जिट कर गई बाहर वाले कारण। तो क्या अंदर होना जरूरी है फ्लक्स जीरो करने के लिए? ना, अंदर होगा तो चांसेस कम हो जाएंगे फ्लक्स जीरो होने के, उसके लिए कोई ना कोई और भी होना चाहिए अंदर, समझ गए ना, जो कैंसिल आउट करा सके। लेकिन अगर बाहर है तो पक्का जीरो, यानी ये भी पॉइंट गलत हो गया, नेसेसरीली नहीं है भाई, जरूरी होना इनसाइड। द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सरफेस इज नेसेसरीली यूनिफॉर्म। अब एक घोंचू इस चार्ज के कारण यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है, यहां पे अलग है, यहां पे अलग है, यहां पे अलग है, यहां पे अलग, यहां पे अलग, क्योंकि हर एक की डिस्टेंस अलग अलग है इस पॉइंट चार्ज से। हाँ, तो सेम कैसे हो सकता है मेरे भाई? यानी ए इज द ओनली राइट ऑप्शन। कितना आसान सा क्वेश्चन है। अब मैंने पिछले क्वेश्चन में क्या बताया था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर और अंदर दोनों वाले चार्जेस के कारण है, लेकिन ये चार्ज जो होता है दिस इज ऑल्सो इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये चार्ज कौन सा? सिर्फ अंदर वाला, सरफेस के अंदर वाला, याद रखना भैया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। चलिए भैया, क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोलता है? 2019 ओडिशा मेडिकल में पूछा गया, एनसीईआरटी पेज नंबर 22 में कंटेन। A sphere encloses an electric dipole with charges। अच्छा, एक स्फीयर के अंदर एक डाइपोल बनता है, यानी जितना नेगेटिव चार्ज उतना ही पॉजिटिव चार्ज। यहां पे -3 इंटू 10⁻⁻6 है, यहां पे +3 इंटू 10⁻⁻6 है, ठीक है। What is the total flux across the sphere? अरे भाई, नेट चार्ज ही जीरो बनना है स्फीयर के अंदर। क्यू एनक्लोज्ड कितना हो गया टोटल? जीरो। तो फाई कितना हो गया? क्यू एनक्लोज्ड बाय में एप्सिलॉन नॉट, जीरो बाय एप्सिलॉन नॉट, जीरो सर। तो ये आ गया आंसर। क्या समझ में आया? इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा यार? क्लियर? सो प्यारे बच्चों, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 से 40 तक में। लेकिन मेक श्योर अगर 5 क्वेश्चन में आपकी हेल्प हुई है, कर पाए हो, तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। जय हिंद, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। सीरीज तो चलेगी भैया, लाइक करो या ना करो, बट स्टिल करोगे, दैट विल बी एन अमेजिंग थिंग। थैंक यू प्यारे बच्चों, मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 से 40 में।